लगा दे मेरी मैं चूत
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और बच्चे लोग सब ठीक ठाक? ऑडियो वीडियो क्लियर है? थोड़ा बताना मुझे, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके, ओके, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहा था हम लोग? लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग बच्चे लोग? क्या चल रहा था लास्ट क्लास में? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया था ना। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गेलुसाक लॉ। सब फालतू सब हैं जी, है ना। ये सब लॉ जो है ये सब फालतू हैं, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में औरंगजेब और बीरबल सब, है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना फालतू के, है ना। वैसे केमिस्ट्री में ये सब है ना। कोई एप्लीकेशन नहीं है इसका, बट सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही हमें। हमारे सिलेबस में है औरंगजेब, बीरबल, है ना, तैमूर, कैमूर, है ना, तो पढ़ना पड़ता है। तो उसी तरह से केमिस्ट्री में भी है सिलेबस में, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हेडिंग देना बच्चे, हेडिंग देना गेलुसाक लॉ, ठीक है। गे लू साक, गे लुसाक लॉ, ठीक है। गे गे लुसाक लॉ हो गया। एक मिनट, ओके। चलो क्या होता है, तो गेलुसाक लॉ कहता है, अच्छा गेलुसाक लॉ नेम ही है, मीन्स इट वाज गिवन बाय गेलुसाक। गेलुसाक ने ही दिया था, इसलिए उसके नेम पर ही है, ठीक है। क्या कहता है, तो ये लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर ए गैसियस केमिकल रिएक्शन, गैसियस केमिकल रिएक्शन, और ए गैसियस केमिकल रिएक्शन they all the reactant always combine in fixed ratio, always combined in simple रेशियो, है ना, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ये कहता है गेलुसाक, ठीक है। मीन्स ये जो लॉ है बच्चे, पहले तो ये बात आपको याद रखना है कि दिस लॉ इज ओनली फॉर गैसियस केमिकल रिएक्शन, सिर्फ गैसियस केमिकल रिएक्शन के लिए दिया था। और क्या कहा उन्होंने, कहा कि गैसियस रिएक्टेंट
का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सिंपल रेशियो होता है बाय वॉल्यूम, है ना, क्योंकि गैस की बात है तो बाय वॉल्यूम हम लोग, है ना, की बात करेंगे। मीन्स की जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2HI गैस। यहाँ जो है देखो रिएक्टेंट का जो है रेशियो सिंपल रेशियो है कितना, तो ये भी 1 वॉल्यूम है, ये भी 1 वॉल्यूम है, मीन्स 1:1 का है, ठीक है। आप कहोगे सर 1 वॉल्यूम कैसे हुआ, तो देखो बच्चे जो नंबर ऑफ मोल का होता है 1, इधर क्या है कुछ नहीं है तो 1 मोल होगा, इधर भी कुछ नहीं तो क्या होगा 1 मोल होगा, है ना, 1 मोल 1 मोल। तो जो नंबर ऑफ मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है ना, जो नंबर ऑफ मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। और लेकिन आपको ये याद रखना है जो नंबर ऑफ मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है ना। तो मैं ऐसा करता हूं, लिख देता हूं इधर, है ना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल इक्वल टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, तो ये होता है। तो 1 मोल 1 मोल तो 1 वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी रेशियो 1:1 हो जाएगा। और प्रोडक्ट को ले तो क्या हो जाएगा 1:1:2, है ना, प्रोडक्ट को ले तो ठीक है। चलो ये हो गया, और भी एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। N2 गैस प्लस H2 3 मोल्स ऑफ H2 गैस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है बच्चे। यहां देखो, यहां जो वॉल्यूम का रेशियो हो गया क्या हो गया, यहाँ जो वॉल्यूम रेशियो हो गया तो नंबर ऑफ मोल रेशियो कितना है, नाइट्रोजन का कितना है 1 है और हाइड्रोजन का कितना है 3 है, तो 1:3 हो गया। तो दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो। बस याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है ना, क्योंकि एग्जाम में आपका क्या आ सकता है, तो डेफिनेशन ही आ सकता है। डेफिनेशन याद रखना, 1-2 एग्जाम्पल आपको दे देना है, बस काफी है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का ये सब में। ठीक, एक और लॉ है बच्चे, और वो है एवोगाड्रो लॉ। तो हम लोग देख लेते हैं एवोगाड्रो लॉ क्या होता है। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, एवोगाड्रो हो गया, देखो एवोगाड्रोज लॉ, बहुत महान व्यक्ति थे, है ना, ही वॉज ए ग्रेट पर्सन। तो ये कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और आप ये भी कर सकते हो अंडर, और ये भी कर सकते हो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कॉमा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिकुल्स, इक्वल नंबर ऑफ मोलिकुल्स। तो आप कोई दो गैस ले लो और दोनों का अगर वॉल्यूम सेम होगा तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स भी क्या होगा, तो सेम होगा। ये कहता है एवोगाड्रोज लॉ।
हो गया। चलो बच्चे, तो ऐसा करते हैं कि लेट अस टेक टू डिफरेंट गैसेस और हम लोग कोशिश करते हैं जानने का। तो देखो, हम लोग लेते हैं एक N2 गैस और दूसरा लेते हैं O2 गैस, ठीक है। ये भी गैस है बच्चे और ये भी गैस है, ठीक है। और हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम, इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर बच्चे, अगर मान लेते हैं N2 गैस का वॉल्यूम अगर 1 लीटर है मान लेते हैं, और O2 गैस का भी वॉल्यूम 1 लीटर है, और 1 लीटर में अगर नाइट्रोजन का X मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, X मॉलिक्यूल हैं, तो ऑक्सीजन का भी 1 लीटर में कितना होगा, X मॉलिक्यूल्स ही होगा, ठीक। अगर आप N2 का वॉल्यूम 2 लीटर ले लो तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कि अब क्या करो आप, N2 आप 2 लीटर ले लो तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और क्या हो गया, तो चलो वॉल्यूम Y मोलिकुल्स हो गया X से। तो फिर O2 का भी क्या होगा, तो O2 का भी अगर वॉल्यूम 2 लीटर ही लोगे तो इसका भी मोलिकुल्स कितना हो जाएगा, तो Y मोलिकुल्स ही होगा। यही तो कहता है वर्डुश कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिकुल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है बच्चे ये सिमिलर होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गैस का अलग अलग होगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गैस का अगर अलग अलग होगा तो वहां नंबर ऑफ मोलिकुल्स दोनों का सेम नहीं होगा, सेम वॉल्यूम सेम भी रहेगा लेकिन नंबर ऑफ मोलिकुल्स सेम नहीं होगा। ये हम लोग गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम जो है, ठीक है, वॉल्यूम जो है या नंबर ऑफ मोलिकुल्स, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोलिकुल्स जो है बच्चे वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि जो है ज्यादा इससे कोई फायदा भी नहीं होगा अभी, है ना। तो जो टॉपिक हमें जहां पढ़ना है वहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। देखो, गैस इक्वेशन होता है, मैंने जो है पहले भी शायद आपको बताया है कि आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में देखो तो क्या है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, है ना। तो आप देखो बच्चे कि वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम इक्वल टू लिखो तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन पी हो जाएगा ना। तो देखो इसको देखो, वॉल्यूम वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है ना, वॉल्यूम टेम्परेचर और टेम्परेचर पर, देखो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड एन पर भी कर रहा है ना। तो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा तो, है ना, नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होगा, ठीक है ना। उसी तरह से आप नंबर ऑफ मोलिकुल्स देखो, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, नंबर ऑफ मोल्स से ही हम लोग नंबर ऑफ मोलिकुल्स भी निकालते हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू करोगे तो पी वी अपॉन आर टी हो जाएगा। देखो तो नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मोलिकुल्स भी डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम और टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है। तो ये सारे जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, डिपेंड करता है एक दूसरे पर। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे बच्चे, और मोल कॉन्सेप्ट हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमें पढ़ना है, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं एक झलक। मोल कॉन्सेप्ट में हमें पढ़ना है कि 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, तो 1 मोल इक्वल टू होता है जो है, मीन्स के अगर आपसे कहे कि भाई आप बताओ कि 1 मोल N2 का वॉल्यूम कितना होगा, या 1 मोल O2 का वॉल्यूम कितना होगा, या 1 मोल मेथेन का वॉल्यूम क्या होगा। तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है बच्चे वो होता है 22.4 लीटर, और ये 22.4 लीटर कितने मोलिकुल्स को रखता है, तो ये रखता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिकुल्स को रखता है। कोई भी मोलिकुल्स, मीन्स कोई भी गैसेस ले लो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, कोई भी, है ना।
मीन्स के मैं कहना ये चाह रहा हूं बच्चे कि अगर आप 22.4 लीटर अगर आप O2 ले लो और कहे कि भाई आप बताओ कि 22.4 लीटर O2 में कितने O2 का मोलकुल्स होगा, तो आप कहोगे ना कि सर आपने तो बताया कि 22.4 लीटर में इतना मोलकुल्स होता है ना। तो 22.4 लीटर O2 में कितने मोलकुल्स हो जाएगा, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 O2 का मोलकुल्स होगा, है ना। अब मैं कहूं कि भाई आप बताओ कि 22.4 लीटर N2 में कितने मोलकुल्स होगा, है ना, तो उतना ही होगा। कितना, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 N2 मोलकुल्स, है ना। क्यों, मैंने अभी कहा ना जस्ट कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है। आप जो है आप हाइड्रोजन ले लो, 22.4 लीटर आपको हाइड्रोजन में कहे कि भाई बताओ कितना मोलिक्यूल्स होगा, तब भी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 H2 मोलिक्यूल्स ही होगा। ओके, तो यही तो कहता है एवोगैड्रो लॉ। चलो हो गया। अब हम लोग चलते हैं नो एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। ये इतना इस नंबर को कौन काउंट कर सकता है भाई, कोई काउंट नहीं कर सकता है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। चलो हो गया, आगे बढ़ें। अब ये लॉ खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे बच्चे एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास पर। एटॉमिक मास क्या होता है और मोलिकुलर मास क्या होता है, तो आप हेडिंग देना एटॉमिक मास। तो पहले हम लोग एटॉमिक मास देखेंगे, उसके बाद हम लोग मोलिकुलर मास देखेंगे। एटॉमिक मास जो है क्या होता है बच्चे, तो एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम के 1 मोल का जो मास होता है वो होता है एटॉमिक मास। एक और टर्म आपने सुना होगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक तो एटॉमिक मास हो गया बच्चे, दूसरा हो गया एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ सिंगल एटम। सिंगल एटम, तो सिंगल एटम का अगर मास हम लोग को कहे तो उसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट, और 1 मोल का मास कहे तो हम लोग कहेंगे एटॉमिक मास। क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। तो आप याद रखना, मैं लिख देता हूं, एटॉमिक मास क्या होता है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल एटम का जो मास होगा वो एटॉमिक मास होगा, और सिंगल एटम का जो मास होगा उसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, AMU। अब AMU की जरूरत हमें पड़ी क्यों, तो देखो बच्चे, हम लोगों का मास कितने हैं, तो कोई हम लोग 56 kg हैं, 60 kg हैं, 70 kg हैं, 80 kg हैं, मीन्स हम लोग kg से करते हैं, ठीक है। पहली बात, हम लोग जो भी मेजर करते हैं, है ना, वो रेफरेंस से मेजर करते हैं। नहीं, आप मार्केट जाओ और मार्केट में जो है आप 1 kg कुछ भी लो, 1 kg सब्जी लो, तो वो 1 kg जो सब्जी लेते हो तो क्या है वो, है ना, वो क्या है, रेफरेंस है। एक साइड में क्या करता है, तो 1 kg का बाट रखता है ना, और दूसरे साइड में क्या करता है, तो है ना जो भी आपको खरीदनी है ना, उसको मेजर करता है। तो हम लोग जब भी मास को मेजर करते हैं तो वो किस में करते हैं, रेफरेंस में करते हैं, 1 kg 2 kg 5 kg रेफरेंस में, है ना। तो अब सब्जी तो हम लोग 1 kg लेते हैं, है ना, केजी से लेते हैं या ग्राम से लेते हैं, है ना। लेकिन हम लोग एटम और मोलकुल्स और आयंस को तो हम लोग ग्राम में केजी में तो मेजर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि बहुत छोटा होता है। एटम एंड मोलकुल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना। और जब बहुत छोटा होता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूनिट भी तो छोटा लेना पड़ेगा ना, है ना। जैसे मैंने क्या कहा, अगर आपको 2 kg सब्जी लेना है तो आप क्या करोगे, केजी का यूज करोगे। लेकिन आप जब जो है आप जब ज्वेलरी में जाते हो तो आपने देखा कभी ज्वेलरी में, किसी ज्वेलरी में
आपने कभी देखा है कि केजी का बाट रहता है, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी का बाट आपने कभी देखा है? आपने नहीं देखा होगा कभी। वहां क्या रहता है बच्चे? वहां ग्राम रहता है ना? वहां ग्राम रहता है। क्यों? क्योंकि वहां जो रिफरेंस जो चाहिए उसको ग्राम का ही रिफरेंस चाहिए, है ना? ठीक है। तो हम लोग जब सब्जी लेने जाते हैं तो वहां केजी का जो है आपको मिलेगा, जब आप ज्वेलरी में जाओगे तो आपको वहां ग्राम मिलेगा। लेकिन हमको यहाँ एटम और मोलकुस को मेजर करना, और एटम और मोलकुस को मेजर करना है, तो हमें क्या होना, हमारे पास क्या होना चाहिए? तो बहुत ही छोटे यूनिट होना चाहिए, है ना? ठीक है। तो बहुत छोटे यूनिट होना चाहिए, और वही छोटा यूनिट क्या होता है बच्चे? तो वही छोटा यूनिट जो होता है एएमयू होता है। अच्छा, आज के डेट में जो है, आज के डेट में तो हमारे पास जो है बहुत सारी मशीन है, उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना? अभी जो है, अभी अगर आपको कहे कि भाई एटम और मोलकुस का आप मास बताओ, तो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन पहले जो है 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी में नहीं था। तो सबसे पहले क्या करता था? तो हाइड्रोजन को एक रिफरेंस लेता था। जिस तरह आप 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी को रिफरेंस लेते हो, उसी तरह से हाइड्रोजन को रिफरेंस लेता था। हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, और उसका जो मास है उसको 1 माना गया था, और 1 माना गया था, उससे रिफरेंस करके जो है दूसरे का मेजर करते थे। अगर हाइड्रोजन से किसी का मास 10 टाइम्स ज्यादा हुआ तो उसका मास 10 ग्राम हो गया। ठीक है। हाइड्रोजन से किसी का मास अगर 12 टाइम्स ज्यादा हो गया तो उसका मास 12 ग्राम हो गया। ये होता था। ये कब? तो 1961 के पहले, 1961 के पहले। लेकिन 1961 के बाद जो है क्या लिया गया? तो 1961 के बाद जो लिया गया, वो लिया गया कार्बन, है ना, एज ए रेफरेंस, है ना, मेजरमेंट ऑफ मास। कार्बन को लिया गया रेफरेंस में। और कार्बन का कौन सा? तो कार्बन 12, क्योंकि 12 जो है, कार्बन 12 ये नॉर्मल कार्बन होता है। कार्बन का आइसोटोप भी होता है, लेकिन उस समय आइसोटोप पता नहीं था। तो कार्बन 12 का जो है, कार्बन 12 को जो है उसको रेफरेंस लिया गया, और फिर उससे कंपेरिजन किया गया कि कोई भी जो है एलिमेंट उससे कितना ज्यादा जो है हैवी है, या उससे कितना ज्यादा लाइट एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो यही होता ही था, है ना? पहले थियोरेटिकल चीजें ही होती थी, है ना? आज भी जो तुम्हारा, आज भी मैंने क्या कहा, आज भी जो मास है, आज भी मास कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थोड़े, 1 केजी का जो बाट है, 1 केजी क्या कोई एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि ये भाई ये 1 केजी का है। आप कैसे उसको करोगे डिफाइन, है ना? आज भी वो रेफरेंस ही है। ठीक है। 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी जो बात है, वो आज भी रेफरेंस ही है। ठीक है। तो चलो, तो एटॉमिक मास क्या होता है बच्चे? तो ये होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल एटम का मास होता है। अब कैसे? देखो, जैसे आप बच्चे लिखते हो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, है ना? इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जेड से, तो जेड लिखना। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना लिखते हो? आप लिखते हो 12 ग्राम, और क्या लिखते हो? पर मोल, ये लिखते हो। आप कभी भी जेड, यानी कि आपसे कहे कि भाई आप बताओ कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो आप कभी ये नहीं लिखोगे कि 12 ग्राम होता है, नहीं, ये रॉन्ग है ना? ये रॉन्ग है। आप क्या लिखते हो? 12 ग्राम पर मोल लिखते हो। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है ये 1 मोल का होता है, यानी कि आपका 1 मोल कार्बन का जो मास है बच्चे, वो हो गया आपका 12 ग्राम, नॉट 1 एटम ऑफ कार्बन। अच्छा, आप खुद सोच सकते हो, क्या 1 कार्बन एटम का मास 12 ग्राम हो सकता है? नेवर, नेवर। जिसको आप, है ना, यू कांट, है ना, सी, है ना, एन एटम बाय नेकेड आई। आप एक एटम को नहीं देख सकते हो, जिसको देख नहीं सकते उसका मास 12 ग्राम कैसे हो सकता है? इट्स नेवर पॉसिबल। अभी संभव है क्या? नहीं है संभव, है ना? तो ये जो 12 ग्राम जो लिखते हो, ये सिंगल कार्बन एटम का मास नहीं होता है ना? दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। आप कहो सर 1 मोल कितना होता है? तो 1 मोल मीन्स 1 मोल इक्वल टू होता है बच्चे, 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मीन्स इतने जो है, इतने एटम्स का मास 12 ग्राम होता है। ठीक। तो ये होता है आपका एटॉमिक मास। ठीक। अब बात आती है एटॉमिक मास यूनिट की। ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट की,
एटॉमिक मास यूनिट, है ना, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मीन्स की मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ सिंगल एटम मीन्स 1 एटम, है ना। अब हम लोग कैसे निकालते हैं, और 1 AMU इक्वल टू क्या होता है वैल्यू, तो देखो बच्चे 1 AMU इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और यही क्या होता है, तो एटम को मेजर करने के लिए ये रेफरेंस होता है। जिस तरह हमने आपको कहा ना 1 kg 2 kg 3 kg, है ना, जो हमारा जो बाट होता है वो रेफरेंस होता है। उसी तरह से एटम या एटम को आपको मेजर करना है तो ये जो है यही रेफरेंस मास होता है। कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब कोई ये सर कहां से आया, तो देखो मैंने क्या कहा कि पहले जो है 1961 के पहले जो है हाइड्रोजन को लिया जाता था एज ए रेफरेंस मास, लेकिन 1961 के बाद जो है कार्बन को जो है लिया गया रेफरेंस मास में। इसका रीजन है ना, इसका रीजन भी पूछा भाई क्यों, ऐसा क्यों, तो कहा कि भाई कार्बन का एबंडेंस है, ज्यादा अबंडेंस है। कार्बन ना तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना तो बहुत कम रिएक्टिव होता है, मीन्स कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कार्बन का आइसोटोप नहीं होता, क्योंकि उस समय आइसोटोप का खोज नहीं हुआ था कार्बन का, है ना। बाद में आइसोटोप का खोज हुआ, लेकिन आइसोटोप का खोज हुआ तो वो जो आइसोटोप है कार्बन का वो बहुत कम है, मीन्स 99%, 99 पॉइंट, है ना, 8% जो है ये आपका जो नॉर्मल कार्बन है यही है, 0.002% जो है आपका आइसोटोप है, बहुत कम है ना। तो ये सब कारण था जिसके कारण कार्बन को लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट था कि कार्बन का अबंडेंस है ना, हर जगह कार्बन मिल जाता है। तो ये जो है AMU जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो इसका फॉर्मूला होता है जो है 1 AMU इक्वल टू होता है ना, वो 1 AMU इक्वल टू तो लिख दिया मैंने। इसका फॉर्मूला होता है AMU इक्वल टू AMU इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 इसलिए कि जिस कार्बन का आइसोटोप नहीं लेना है आपको, जो नॉर्मल कार्बन है, क्योंकि नॉर्मल कार्बन का आप जानते हो एटॉमिक मास 12 ग्राम होता है, ठीक है, और अपॉन 12, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर AMU। ओके, ये फॉर्मूला लिख लेना और हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू हमें कैसे मिलता है। चलो अब देखो कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 हम लोग कैसे निकालेंगे, तभी जस्ट हमने कहा कि ये जो 12 ग्राम जो कार्बन का जो मास है ये कितने का है, 1 मोल का मास है, 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास है। मैंने अभी कहा ना, नहीं, हमें क्या करना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन के 1 एटम का मास निकालना है। और हमारे पास जो है वो कितने का है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास है, ये तो है हमारे पास। मीन्स कि हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का जो मास है बच्चे वो कितना है, तो 12 ग्राम है ना। 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास कितना है आपके पास, 12 ग्राम। आपको निकालने कितना का है, 1 का, यूनिटरी मेथड से। तो 1 कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, कार्बन एटम मीन्स क्या, कार्बन 12 एटम, है ना, का मास कितना हो जाएगा, तो बच्चे 12 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा कि नहीं, देखो अगर कोई डाउट है तो बोलो, हो जाएगा ना। 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास आपका 12 ग्राम हो गया, तो 1 कार्बन, है ना, 12 एटम्स का मास कितना हो गया, तो 12 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23, ये हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये वैल्यू हम लोग यहां रखते हैं, ये जो वैल्यू है ये वाला जो वैल्यू हमारा आया, ये वैल्यू हम लोग कहां रखते हैं, इधर रखते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो देखो जब हम लोग ये वैल्यू रखेंगे
तो AMU हम लोग स्मॉल ए ही लिखे तो ज्यादा बेटर है, AMU, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया बच्चे 12 है ना, 12 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 और इंटू नीचे में 12 है, ये 12 हो गया। तो 12 तो कैंसिल हो गया। अब 12 कैंसिल हो गया तो बचा क्या भाई, तो बचा 1 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। और बच्चे जब इसका कैलकुलेशन करोगे, आप कर लेना, जब कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू आएगा 1.66 इंटू 10⁻24, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आएगा वैल्यू 1 AMU का। बस आपको याद रखना है, इतना आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, बस आपको याद रखना है। और इसी का रेफरेंस में हम लोग लेते हैं और इसी की हेल्प से हम लोग दूसरे एटम का जो है मास निकालते हैं। मीन्स का वो निकालते थे, अब हमें जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अब हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो एटॉमिक मास आपने समझ लिया, आपने एटॉमिक मास यूनिट समझ लिया, और अब हम लोग देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। हो गया, हाँ भाई, हुआ कि नहीं। चलो अब हेडिंग देना, चलो, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। अब कहोगे सर ये कहां से आ गया एवरेज एटॉमिक मास, इसका मीनिंग क्या होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास जो होता है बच्चे, ये उन एलिमेंट्स के लिए यूज होता है जिसका आइसोटोप होता है, ठीक है, जिनका आइसोटोप होता है उसके लिए जरूरत पड़ती है एवरेज एटॉमिक मास। जिसका आइसोटोप नहीं होता है उसमें एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि आप एक एलिमेंट है एक्स है और इसका दो आइसोटोप हैं, एक आइसोटोप है जो X2 है, मीन्स इसका 2 ग्राम है, और दूसरा इसका आइसोटोप है जिसका 2.2 ग्राम है तो सब इसी में, ये दोनों इसी में है ना, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपका, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग हैं, सिंगल एलिमेंट है, और सिंगल एलिमेंट में दो टाइप का एटम है, एक एटम जिसका 2 ग्राम है
दूसरा का 2.2 ग्राम है। अब आप कहोगे सर इसका एटॉमिक मास 2 ग्राम ही होना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। अगर आपने, है ना, चलो मैं आपको बता रहा हूं इसे एवरेज की जरूरत कैसे पड़ती है। जैसे कि बच्चे ये दो मार्कर हैं, ये दो मार्कर हैं, मीन्स मार्कर है, मीन्स कि ये मार्कर है ना, ये मार्कर हैं, दो हैं, एक है और ये एक है, दो मार्कर हैं, और इसका 2 ग्राम है। तो और जो है इसका मान लेते हैं कि इसका 2.2 ग्राम है, ठीक है। तो ये इस मार्कर का दो आइसोटोप हो गया, एक तो हो गया 2 ग्राम वाला, दूसरे हो गया 2.2 ग्राम वाला। अब दोनों मार्कर को क्या करो, दोनों मार्कर को एक साथ कर दो, चिपका दो, है ना, इस दोनों को एक कर दो, है ना, एक कर दो। ये हमने एक कर दिया दोनों को। हमने कोई आयरन का रॉड लेता तो ज्यादा बेटर होता। दो आयरन को रॉड को हम लोग क्या करते हैं, दोनों को, है ना, उसको गर्म करके मेल्ट करके एक कर देते हैं। चलो वही समझो आप, ठीक है। तो इसका जो मास हो जाएगा बच्चे, इसका मास कितने हो जाएगा, तो इसका दोनों का एवरेज हो जाएगा 2 ग्राम प्लस 2.2 अपॉन 2, ये हो जाएगा ना, है ना। ना तो 2 ग्राम होगा ना तो 2.2 ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों का जो मास, इसका जो मास हो जाएगा वो एवरेज हो जाएगा ना। ठीक उसी तरह से जिस एलिमेंट का आइसोटोप होता है उसमें हम लोग एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है। जिसमें आइसोटोप ही नहीं है उसको, है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ठीक। तो इसका जो एवरेज हो जाएगा, यानी कि आप इसको जब दोनों को आप एक साथ मिला के मिक्स करके और दोनों को फिर आप अलग करोगे तो दोनों का मास कितने हो जाएगा, तो इसका भी 2.1 हो जाएगा, इसका भी 2.1 हो जाएगा, है ना, 2.1 ग्राम 2.1 ग्राम हो जाएगा दोनों का। ठीक है, आपने क्या किया, दोनों को मिक्सअप करके मिक्सअप करके फिर दोनों को आपने सेपरेट कर दिया। तो ठीक उसी तरह से जो है एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत कहां पड़ती है, तो इसकी जरूरत पड़ती है फॉर आइसोटोप, आइसोटोप्स के लिए। और आइसोटोप आप जानते हो, है ना, आइसोटोप तो आप जानते ही हो, ठीक। तो सेम एटॉमिक नंबर, बस सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये जानते ही हो ना। एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। और हमें क्या निकालना है, हमें तो मास ही निकालना है ना भाई, हमें एवरेज एटॉमिक मास ही निकालना है। एटॉमिक नंबर से तो हमें कोई मतलब है नहीं, हमें मास से ही मतलब है। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर ये डिफरेंट है। तो देखो मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है एक्स और इसका दो आइसोटोप है ना, 2 आइसोटोप्स हैं। आप कैसे एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे ये मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसका कोई थ्योरी नहीं है, ठीक। तो अब इस एक्स का दो आइसोटोप हैं, एक आइसोटोप है जो 99% है, 99% है, और इस आइसोटोप का जो मास है, चलो इस आइसोटोप का जो मास है वो 2 ग्राम है, ठीक। दूसरा आइसोटोप है बच्चे जो 1% है और इसका मास कितना है, तो इसका मास समझ लो 2.2 ग्राम है, या 2. चलो ठीक है 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम है। आपको कहे कि एवरेज एटॉमिक मास निकालो, ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत सिंपल भी है, कुछ है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये जेई में भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक। तो देखो पहले इसको नोट कर लो आप। हो गया, ठीक। चलो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, x1 कर देते हैं, इसको हम लोग x2 कर देते हैं, है ना। ये x1 आइसोटोप है और ये x2 आइसोटोप है, ठीक है। यहां जो है ये कितना हमने लिखा, तो 2.2 ग्राम लिखा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तो बच्चे एवरेज एटॉमिक मास
है ना, लिख लेना आप साइड में, एएम लिखा मैंने, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो परसेंटेज ऑफ x1 इंटू मास प्लस परसेंटेज ऑफ x2, है ना, x1 आइसोटोप का कितना परसेंटेज है, इंटू उसका मास कितना है, प्लस x2 का परसेंटेज कितना है, और इंटू उसका मास कितना है ना, मास, ठीक है, मास ऑफ x1 और मास ऑफ x2, और डिवाइड हम लोग कर देंगे बच्चे इसको 100 से, ठीक है, तो हमें एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको कर लेना। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन if it exists in two isotopic forms। कौन कौन, तो एक है क्लोरीन 35, इसकी जो परसेंटेज है, चलो 99% ले लिया, ठीक है, 97% ले लिया, ठीक है, 97% या 95% ले लिया, चलो इतना, ठीक है, ये हो गया, यानी 35 ग्राम वाले कितने हैं, 95%। दूसरा क्लोरीन जो है ये 37 ग्राम है इसका मास, और इसका कितना परसेंटेज है, तो इसका हो जाएगा 5%, ये हो गया 5%। बात समझे, क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 35 ग्राम है वो 95% है, दूसरा क्लोरीन जो 37 ग्राम है उसका 5% है, यानी 5% 37 ग्राम वाले हैं क्लोरीन, और 95% 35 ग्राम वाले क्लोरीन है। ऐसे 35.5 होता है ना, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्टी फाइव ग्राम है 95%, और 37 ग्राम 37 ग्राम वाले आइसोटोप जो हैं वो 5% है, ठीक है। क्लोरीन का, ऐसे क्लोरीन का जो नॉर्मल क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 ग्राम होता है, ये होता है, ठीक है, 35.5 ग्राम होता है नॉर्मल, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है, आपको समझना है, ठीक, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, ठीक है। ओके, चलो ये
आप कर लेना और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा ना? हाँ भाई, कर लोगे ना? हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, ओके, ठीक है। बस, है ना, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, वैल्यू पुट करना है और रिजल्ट आपको जो है पाना है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चे वो है, आप समझ गए होंगे, एटॉमिक मास के बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो मोलिकुलर मास, ठीक है। तो मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास। तो बच्चे हेडिंग देना मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? तो देखो, आपको कहे कि भाई आप NaCl का मोलिकुलर मास निकालो, तो NaCl के लिए मोलिकुलर मास कहना गलत होगा थोड़ा सा। ऐसे आजकल यूज होता है कि व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ NaCl, या NaCl का फॉर्मूला मास क्या होगा, ठीक है। हम लोग अगर कहें कि भाई आप बताओ कि मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन क्या होगा, ठीक है। अगर हम लोग कहें कि मोलिकुलर मास ऑफ NaCl क्या होगा, तो ये थोड़ा सा गलत होगा, 100% रॉन्ग नहीं है, ठीक है। आजकल जो है यूज होता है, ठीक है। जैसे हम लोग वेट का यूज करते हैं, एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट। आप जानते हैं वेट को हम लोग केमिस्ट्री में डिफाइन नहीं करते, फिर भी धड़ल्ले से चलता है एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट सब लोग लिखता है, टीचर भी लिखता है, हम लोग भी लिखते हैं, मीन्स हम लोग भी टीचर ही हैं, आप भी लिखते हो, ठीक है, सब लोग लिखता है, ठीक है। 11th का भी टीचर भी एटॉमिक वेट ही लिखता है, आकाश का भी टीचर एटॉमिक वेट ही लिखता है ना, सब लोग लिखता है। तो ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं है, ठीक है, जानता है, बट तो हम लोग बेटर है कि हम लोग इसको फॉर्मूला वेट लिखें, फॉर्मूला वेट नहीं, मास, फॉर्मूला मास लिखें। क्यों, क्या डिफरेंस है? देखो बच्चे, मोलिकुलर मास हम लोग कहां यूज करते हैं, तो मोलिकुलर मास का हम लोग यूज करते हैं, मोलिकुलर मास का यूज करते हैं हम लोग डिस्क्रीट मोलिकुल्स के लिए, जो मोलिकुल सिंगल एग्जिस्ट करता है, लेकिन फॉर्मूला मास हम लोग यूज कहां करते हैं, तो फॉर्मूला मास हम लोग यूज करते हैं, है ना, जो डिस्क्रीट मोलिकुल्स नहीं है, नो डिस्क्रीट। आप कहोगे कि सर ये डिस्क्रीट का मीनिंग क्या हुआ, तो ये हो गया मीन्स अगर इंडिविजुअल है ना, अगर आइसोलेटेड मोलिकुल है तो, सिंगल मोलिकुल है तो। और ये क्या हो गया, फॉर्मूला मास क्या हो गया, तो मैं इधर लिखता हूं, फॉर्मूला मास हो गया जो सिंगल जो है, जो आइसोलेटेड मोलिकुल नहीं होता है, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि मीन्स जो कंबाइंड फॉर्म में होता है। अब कहोगे सर कंबाइंड फॉर्म में NaCl है ना, कैसे होता है ना, Na और Cl तो कंबाइंड फॉर्म में होता है, लेकिन NaCl कैसे होता है, तो देखो बच्चे, हम लोग जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो वहां हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर। जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होता है, मीन्स आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होता है, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। और उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे आप अगर सोडियम क्लोराइड की बात करो, तो वो वन सोडियम जो सराउंडेड होता है 6 क्लोरीन से सराउंडेड होता है, ऐसे 1 सोडियम प्लस इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन, ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से 1 क्लोरीन जो है सराउंडेड होता है 6 सोडियम, Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस और Na प्लस, ऐसा होता है। मीन्स जैसा हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या लिखते हैं, NaCl लिखते हैं, ऐसा होता नहीं है।
1 sodium is surrounded by 6 chloride ions and similarly 1 chloride ion is surrounded by 6 sodium ions. ऐसे होता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। अब कहोगे सर ऐसा क्या होता है? तो बच्चे तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट तो पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े हो कि नहीं बताओ तो? जैसे क्लास 12 में, लेकिन 11th में तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो जो है पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े हो कि नहीं बताना तो कोई मुझे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है? इतना देर में आंसर आया। चलो देखो बच्चे, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। देखो जैसे ये सोडियम प्लस है, आप सोचो कि एक सोडियम प्लस आपने रख दिया। अच्छा चलो सोडियम प्लस को हटा दो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप एक मैग्नेट रख दो यहाँ, ये मैग्नेट है, ये एन पोल है और ये एस पोल है। अब जो है बाकी मैग्नेट आप कहीं भी रख दो, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, किसी भी पॉइंट पर रखो, क्या एट्रैक्शन और रिपल्सन होगा कि नहीं? जैसे ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 5 मैग्नेट आप रख दो इसके सराउंडिंग में। क्या सिर्फ यही वाला मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा? ये सिर्फ यही वाला मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा? ये सारे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा? ये बताना। सारे मैग्नेट को ये बीच वाला मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, ये सिर्फ किसी एक सिंगल को करेगा? ये बताना। ठीक है बोलो तो भाई, क्या हो गया? अरे ये सारे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, ये तो डिपेंड करता है कौन सा पोल है ना उससे क्लोज जा रहा है, लेकिन सबको करेगा ना। उसी तरह से अगर एक चार्ज को रख दोगे, आप देख लेना, आप ट्राई तो कर लो घर में, आज ही ट्राई कर लो, मैग्नेट होगा आपके पास, देख लेना। ठीक है, उसी तरह से एक चार्ज पार्टिकल को आप रख दो, जैसे आप सोडियम प्लस को रख दो, और सोडियम प्लस के इधर क्लोरीन रख दो, इधर भी रख दो, इधर भी रख दो, है ना, इधर भी रखो, इधर भी रखो। क्या सिर्फ ये वाले क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, ये सारे क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा? सिर्फ किसी सिंगल क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा या सारे क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा? ये बोलो तो। सबको करेगा, सबको करेगा। क्यों? क्योंकि इसका फील्ड हर तरफ होगा, हर तरफ इसका फील्ड होगा, है ना, हर साइड इसका फील्ड होगा, और हर साइड फील्ड होगा तो हर साइड के क्लोरीन को ये अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो जहां बच्चे, तो मैं कह रहा था कि मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास का यूज कहां करेंगे? तो फॉर्मूला मास का हम लोग यूज करेंगे वहां जहां जो है कंपाउंड जो है वो कंबाइंड फॉर्म में है, मीन्स डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है। वहां जहां डिस्क्रीट फॉर्म में है, सिंगल यानी आइसोलेटेड फॉर्म में, वहां हम लोग मोलिकुलर मास का यूज करेंगे। मास सेम ही लिखेंगे हम लोग, मास सेम ही होगा, जैसे NaCl का मास वही होगा, आप फॉर्मूला मास भी कहोगे तो वही होगा, मोलिकुलर मास भी वही होगा, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ओके, अब मोलिकुलर मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे या फॉर्मूला मास कैलकुलेट? क्योंकि कैलकुलेशन दोनों सेम तरीके से करते हैं, मोलिकुलर मास हो या फॉर्मूला मास हो, दोनों का कैलकुलेशन हम लोग सेम तरह से करते हैं। क्या करना है? दोनों का एटॉमिक मास, यानी जितने भी एक मोलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स होगा सबको हम लोग को ऐड कर देना है ना। मिस सम ऑफ एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर, मोलिकुलर मास, है ना। तो सारे एटम का एटॉमिक मास को आप ऐड कर दो तो मोलिकुलर मास आ जाएगा। जैसे आप CH4 का मोलिकुलर मास निकालोगे, है ना, मोलिकुलर मास, तो क्या हो जाएगा बच्चे? कार्बन का क्या हो जाएगा? देखो पहले ये देखो कि ये मीथेन जो है बना है वो किससे? 1 कार्बन से और 4 हाइड्रोजन से बना है ना? नहीं, मीथेन जो बना है 1 कार्बन से और 4 हाइड्रोजन से, और 1 कार्बन का मास कितना होता है जानते हो? 12 ग्राम, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो कार्बन का हो गया 12 प्लस देयर आर 4 हाइड्रोजन हियर, 4 हाइड्रोजन है तो 4 into 1
तो ये हो गया कितना 12 4 16। ये क्या हो गया 16 ग्राम, और 16 ग्राम क्या पर मोल, नॉट सिर्फ 16 ग्राम नहीं लिखना है आपको, पर मोल लिखना है। उसी तरह से आपको ग्लूकोज का निकालना है C6H12O6। तो C6H12O6 देखो 6 कार्बन, ये ग्लूकोज जो बना है 6 कार्बन से बना है, 12 हाइड्रोजन से बना है और 6 ऑक्सीजन से बना है ना। कार्बन आप देख ही रहे हो, हाइड्रोजन का देख ही रहे हो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। तो ऐड कर दो सबको, तो 6 कार्बन हो गया, 6 इंटू क्या हो गया 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12, प्लस हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो 12 हाइड्रोजन है तो 12 इंटू 1, प्लस 6 ऑक्सीजन है तो 6 इंटू 16, और सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ये हो गया ग्लूकोज का मोलर मास, मोलकुलर मास। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सिंगल मोलिकुल की बात करें, अगर कहे कि भाई आप सिंगल मोलिकुल का बताओ, तो सिंगल मोलिकुल का आप क्या लिखोगे, जैसे आपको कहे सिंगल मोलिकुल CH4 का सिंगल मोलिकुल का है ना, ये सिंगल मोलिकुल का तो आप क्या लिखोगे 16 AMU लिखोगे। लेकिन आजकल AMU भी नहीं लिखता है, आजकल क्या लिखता है U लिखता है, 16 AMU या U मीन्स क्या यूनिफाइड मास, आजकल ये लिखता है यूनिफाइड मास, है ना, उसका भी शॉर्ट फॉर्म है ना, मीन्स शॉर्ट फॉर्म नहीं है, उसके जगह पर AMU की जगह पर हम लोग यूनिफाइड मास भी लिख सकते हैं। आपको ग्लूकोज का कहेगा है ना C6H12O6 1 मोलिकुल का क्या हो जाएगा बच्चे, तो 180 AMU या U। ओके, तो बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भाई हो गया, बोलो। ठीक है, तो बच्चे लोग आज इतना ही है ना, और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोलिकुलर मास आपने देख ही लिया, आप जानते ही हो कैसे निकालना है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो डोंट मिस द क्लास को मिस मत करना है ना, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जो है दिस इज द बैकबोन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। यहीं से फिजिकल केमिस्ट्री का जो है बेस शुरू होता है। ठीक है, आपने ये अगर मिस कर गया तो फिर आपको पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत होगी, चाहे 11th का हो या 12 का हो। ठीक है, इसलिए इसको मिस मत करना। अब बहुत लोग जो है पहले छोड़ छोड़ के निकल जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग आफ्टर स्मॉल ब्रेक। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।